ओके, स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। ओके बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पोटेंशियोमीटर किया था और लास्ट जो टर्म की थी पोटेंशियोमीटर के बारे में वो थी क्या थी? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये टर्म थी पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि क्या होता है? V अपॉन L। तो कितने लेंथ के साथ कितनी वोल्टेज जो वेरी कर रही है, हमने देखा था कि जैसे जैसे इस तार के हम आगे जाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो दिस पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। ओके नहीं प्राची, हमने जस्ट स्टार्ट किया है। गुड इवनिंग। ओके, तो ये था पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है वो लिख लेते हैं फैक्टर्स। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होती है? देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, आई क्या था? आई हमने लिखा था ये, आई ये लिखा था ई अपॉन आर प्लस आर एस प्लस आर पी, ये सब था ई अपॉन आर प्लस सी रेजिस्टेंस प्लस आर पी इंटू आर पी इंटू आर पी अपॉन लेंथ। ठीक है, V upon L is E upon R plus RS plus RP into RP upon L। तो इस I की वैल्यू डाली और कुछ नहीं मैंने। तो किस किस चीज पे जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डिपेंड करेगा, राइट? तो लिख लेते हैं the factors on which the potential gradient depends, the factors on which the potential gradient depends। पॉइंट्स बना के लिखेंगे। देखो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, एक एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं। एक क्या है? ईएमएफ। ये ईएमएफ किसकी थी? कौन से सेल की ईएमएफ है? प्राइमरी या सेकेंडरी? ये ईएमएफ किसका है? प्राइमरी का, बिल्कुल। तो किसका है? तो पहला हम लिखेंगे यस, ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी। फर्स्ट फैक्टर इज, बुलेट्स बना के लिख लो इसको, ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल या प्राइमरी सर्किट। दूसरा है, सेकंड चीज है, यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या आ गया, ये क्या क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर की वायर की रेजिस्टेंस। तो तीनों चीजें ये रेजिस्टेंस हो गया। मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट। फिर आता है एल। एल क्या चीज थी? लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। थर्ड है लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। अर्पिता पॉइंट्स, पहला था ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सर्किट, ई, ये हो गया। दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट। तीसरा है लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। चौथा है ये रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। चौथा है रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो इन सब चीजों पे जो है वो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वेरी कर रहा है। ठीक है, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट से एक टर्म और रिलेटेड होती है पोटेंशियोमीटर की, ध्यान से सुनेंगे इस टर्म को। वो होती है सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ठीक है,
तो ये तो चलो हमने उसके फैक्टर्स कर लिए, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, जो कि हमें दिख भी रहे थे, उनको जस्ट हमने पॉइंट्स में जॉट डाउन कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि पोटेंशियोमीटर की जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो एक्चुअली काम कहाँ आता है, हम कर क्यों रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। तो ये काम आता है सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर डिफाइन करने में। तो अगला जो टॉपिक है वो बना लो, इसमें सब टॉपिक बनाओ, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और एक चीज, टेस्ट में आपके जो जे एडवांस का जो टेस्ट हो रहा है संडे को, उसमें पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज नहीं आएगा। मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर नहीं आएगा, लास्ट के दो जो टॉपिक्स की है, ठीक है। क्योंकि इसको रिवाइज करने का तुम लोगों के पास इनफ टाइम नहीं है, तो इसलिए वो टेस्ट में नहीं डाला है। केवीएल मतलब जो भी है उससे पहले तक का आएगा, ओके। हाँ, एमीटर वोल्ट मीटर में तो क्या है, एमीटर वोल्ट मीटर तो मुझे याद नहीं है यार, एमीटर वोल्ट मीटर में क्वेश्चन डाला है, ये तो सिंपल है। वोल्टेज देखो, एमीटर वोल्ट मीटर का कोई नया कंसेप्ट नहीं था, हमने सीरीज पैरेलल जो किया था वही फंडे लगा के वोल्टेजेस और करंट्स निकालने होते हैं, तो वही चीज है एमीटर वोल्ट मीटर तो, है ना। तो इट इज नॉट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज करके ही वो लगता है। बस ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो है, सॉरी इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो नहीं डाले, ओके। चलो देखो, एडवांस जेई एडवांस जो है अमोल, वो उसका कोई मार्क्स फिक्स नहीं होते हैं, कितने भी मार्क्स का आ सकता है जेई एडवांस, राइट। इस बार जो जेई एडवांस है, आई गेस दैट इज 78 पर सब्जेक्ट, 78 मार्क्स पर सब्जेक्ट का है जहां तक मुझे याद है। और उसमें सब तरह के क्वेश्चंस होंगे। जिन लोगों ने, जो लोग पिछले साल, अर्शित माइक म्यूट करो अपना, जो लोग पिछले साल आईक्वेस्ट में थे उनको तो चलो पता है, उन लोगों ने दिए हुए हैं। अमोल नहीं था, और भी बच्चे अगर कोई नहीं थे आईक्वेस्ट में, तो जहां पे भी थे, अगर वहां पे आप लोगों ने जेई एडवांस पैटर्न का टेस्ट दिया हुआ है तो अच्छी बात है, आपको पता होगा क्या 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 कैसे पैटर्न होता है। अदरवाइज मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ कि पैटर्न में क्या होता है। पैटर्न में जेई मेंस की तरह कुछ क्वेश्चंस, मान लो सपोज अगर 20 क्वेश्चन है, सपोज 20 क्वेश्चन है पर सब्जेक्ट, तो 20 में से मान लो 5 क्वेश्चन है, उनके सिंगल ऑप्शंस करेक्ट आंसर होंगे, सिंगल ऑप्शन, ठीक है। 5 क्वेश्चन मान लो उसके हैं मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, राइट। उसका एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं। मल्टीपल में जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा होने चाहिए, एक भी हो सकता है, ठीक है। ये मत सोच के चलना कि उसका एक नहीं हो सकता, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं। और इसमें ध्यान से इंस्ट्रक्शन साथ साथ में आएंगी, आपको इंस्ट्रक्शन बहुत केयरफुली पढ़नी है। मल्टीपल चॉइस में ये हो जाता है कि अगर आप लोगों ने सपोज मान लेते हैं कि अगर मेरे पास सपोज अगर तीन ऑप्शंस करेक्ट थी, दो ऑप्शंस करेक्ट हैं सपोज, ठीक है। दो में से आपने दो सही वाली मार्क कर दी और एक और मार्क कर दी, टोटल आपने तीनों ऑप्शंस मार्क कर दी, दो करेक्ट है उसमें से, दो सही वाली कर दी, एक गलत वाली कर दी, तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी -2। दो में से अगर एक की है तो पार्शियल मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये सबसे ज्यादा जो है वो ध्यान रखने वाला टाइप होती है क्वेश्चंस की। इसमें एक भी गलत ऑप्शन मार्क की तो सही मार्क किए हुए भी पानी में चले जाते हैं मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। तीसरा टाइप होता है पैसेज का, जो कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, तो उसमें एक पैसेज होगा, उससे रिलेटेड एक दो या तीन चार जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो होंगे, तो उस पैसेज के हिसाब से आपको वो क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। वो सिंगल करेक्ट होते हैं। और चौथा जो ऑप्शन है, जो चौथा जो टाइप है वो होता है जैसे इंटीजर टाइप, जो अभी आपके इसमें भी आ रहे हैं,
जेई मेंस में भी आ गया, खैर अभी तो इंटीजर या न्यूमेरिकल टाइप, तो वो होगा। ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ना, बस मैं दोबारा कह रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ के फिर मार्क करना, ओके। और इसमें ये अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना कि मेरे को सारे करने हैं, एडवांस पैटर्न है भाई, इसलिए सारे का तो मतलब नहीं। जितने होते हैं, जितने आते हैं उतने करना, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जिनको लगता है, जो फीलिंग आ रही है आपको कि देख के ही छोड़ने वाला है, छोड़ दो, उसको बाद में हाथ डालना उस पे, ठीक है। देख के जिसको फीलिंग आ रही है छोड़ना, छोड़ दो। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत दिमाग लगेगा, ठीक है, तो उनको फॉर द टाइम बिंग के लिए छोड़ देना। हमेशा ऐसे ही होता है, जो आपका एक्चुअल पेपर भी आएगा उसमें भी ऐसे ही होगा, राइट। तो बाकी एनीवेज गुड लक फॉर द टेस्ट, ढंग से पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि हिलने वाला नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो आसान भी हैं, डुएबल हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो बहुत मुश्किल भी हैं। तो द डिफरेंस लाइज इन कि किसने जल्दी पहचान के उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्क डाल देता है एक रैंकर में और नॉन रैंकर में। तो बस ये कला है जो आप धीरे धीरे सीख रहे हो, सीख भी गए हो, तो ठीक है। अमोल, स्कोर हम ऐसा नहीं बोल सकते कितना अच्छा है, अगर 50% भी आ जाता है तो भी बहुत अच्छा है एडवांस में, ठीक है। 50% स्कोर भी बहुत अच्छा होता है, राइट। पिछली बार की अगर मैं बात करूं, पिछले साल की, तुम लोगों को याद होगा, जो लोग iQuest में थे उनको मैं बताया था कि पिछले साल जो हमारे पास एडवांस का रिजल्ट आया था, है ना, तो उसमें अराउंड मेरे ख्याल उसका कितने थे, 55 पता नहीं 60% मार्क्स थे, 55, हाँ। एंड और उसका जो रैंक था दैट वाज बिलो 1000, ठीक है। तो जो है, कहने का मतलब ये है कि जेई एडवांस है वो कोई मजाक की बात नहीं है, राइट। तो 50-60% नंबर भी आपको इंडिया के 1000 रैंक्स में लेके आ सकता है। बाकी ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन दी रिलेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो पेपर अगर आसान है तो सबके लिए आसान है, मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए सब कुछ ही मुश्किल है। ठीक है, ओके। तो सेंसिटिविटी की हम बात करेंगे अभी। अर्पिता, हर क्वेश्चन को देखकर ऐसा नहीं होता है। नहीं है, मतलब एक कुछ देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनको देख के फीलिंग आ जाती है कि नहीं तो छोड़ दो, ये तो नहीं, मतलब हिलने वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें एक कंसेप्ट या दो कंसेप्ट लगते हैं, तो वो थोड़े से डुएबल लगते हैं, वो हो भी जाते हैं। जिनमें क्वेश्चंस ही बहुत मुश्किल लग रहे हैं, सॉरी कॉन्सेप्ट्स ही मुश्किल लग रहे हैं, दो दो तीन चार कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं हर एक में, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस बार मैट्रिक्स नहीं है शिरवी। कृष, हाँ मुश्किल ही आता है पेपर जनरली, ऐसा नहीं है कभी जेई एडवांस का पेपर कभी भी आसान नहीं आया ना आएगा, ठीक है। ठीक है, तो मुश्किल का ही फायदा था। हाँ मुश्किल का ही फायदा, मतलब मुश्किल ही जो है पेपर वही एक्चुअली डिफरेंशिएट करता है जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं उनको बाकियों से, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी जनता ये बोलेगी कि आसान का फायदा है बट ठीक है, इट्स ऑल रिलेटिव एक्चुअली, ठीक है। अगर आसान होगा तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी वहां पे, सीट तो फिर भी नहीं मिलनी। तो you will always have to work an extra mile to get differentiated from the others, है ना। चलो ठीक है। अच्छा, अब हम सेंसिटिविटी की बात करेंगे। मेरे को एक बात बताओ, सपोज ये मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है, दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, और एक दूसरा केस ले लेता हूँ, एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, दो वायर्स हैं,
पोटेंशियोमीटर वायर, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है V, राइट। अब मेरे पास मेजर करना है वैसे ही ईएमएफ वगैरह सब मेजर करना है, इसको यूज करना है मुझे पोटेंशियोमीटर को टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो मैंने क्या किया, वही एक जॉकी पॉइंटर लिया और उसको ए से यहां से इधर को मूव कराना शुरू कर दिया और बैलेंस पॉइंट को ढूंढना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, बैलेंस पॉइंट को ढूंढना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे मैं इसके तरफ जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में कम होना स्टार्ट हो जाएगी। एक पॉइंट आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर की जो पोटेंशियल सॉरी गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो निल हो जाएगी, राइट। जैसे ही उसको क्रॉस करूंगा तो ऑब्वियसली दूसरी साइड में वो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आप लोगों को मुझे टाइप करके बताना है कि इस दोनों में से, दोनों केसेस में से, एक है L1 एक है L2, दोनों केसेस में से किसमें नल पॉइंट ढूंढना ज्यादा आसान है, L1 में या L2 में? हरमन, हरदात, करण, यस। डीप नहीं, आस्था, सुमित, यस। डोंट रिपीट द आंसर्स प्लीज, जिसने एक बार भेज दिया। करण, अर्शित, अर्पिता, ठीक है। जैस्मिन, हिमांशु, करण का ठीक है, कोमल का ठीक है, अमोल का नहीं, साहिल का ठीक है, नव्यूष का नहीं, विवेक नहीं। अक्षत, प्राची, राहुल, गिर का ठीक है, गौतम का ठीक है, कृतिका का ठीक है, मानविंदर का ठीक है। देखो आप लोगों में से ठीक है 80% बच्चों ने मुझे आंसर जो दिया है, कृतिका का गलत है, सॉरी कृतिका तुमने सेकंड केस बोला है, नहीं, मैक्सिमम जनता ने मुझे जवाब दिया है L1, ठीक है। जिन लोगों को मैंने बीच में नाम भी लिए थे उन्होंने L2 बोला है। तो खुद सोचो, मेरे को बैलेंस पॉइंट जो है वो इसमें ढूंढना आसान रहेगा। क्यों ढूंढना आसान रहेगा? क्योंकि जैसे जैसे मैं इसमें राइट को मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट को मूव कर रहा हूँ, वो डिफ्लेक्शन, इसमें सुई है तो वो सुई पहले यहां थी जैसे थोड़ा सा राइट को मूव किया, ये सुई पहले यहां थी, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, 0 पे आ गई, ठीक है। लेकिन इसमें तो क्या होगा, मेरे पास जगह ज्यादा है, इसमें जगह ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, तो मैं आराम से, देखो इतनी जगह पे मूव करने पे सुई सपोज 1 डिग्री मूव करती है, फिर इतना जगह करने पे फिर 1 डिग्री 5 डिग्री कुछ मूव करती है, फिर यहाँ से यहाँ तक डिग्री 5 डिग्री मूव करती है, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 डिग्री मूव करती है। तो आई हैव इनफ स्पेस टू इजिली फाइंड द नल पॉइंट। इसमें क्या होगा, नीडल जो है वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करेगी, क्योंकि इसमें पोटेंशियल जो है वो बहुत जल्दी जल्दी वेरी करेगा। पोटेंशियल को 0 से लेके, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है, यहाँ पे 0 से लेके 10 तक पहुंचना है, यहाँ पे भी मान लो 0 से लेके 10 तक पहुंचना है। तो इसमें 0 से लेके 10 तक पहुंचने के लिए मेरे पास सपोज 10 डिविजन हैं जो कि खुली खुली हैं डिविजन। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो बहुत है ना। तो मेरे को अगर इसमें पहुंचना है तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा, नीडल धक से आगे हो जाएगी, फिर बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे वेरिएशन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी वेरी क्विक, और मुझे नल पॉइंट पे बैलेंस करना, एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मान लो, अच्छा थोड़ा और इमेजिन, इसको थोड़ी और छोटी कर देते हैं वायर को। मान लो मैं ए और बी, इतनी सी वायर है, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। अब मेरे को अब बताओ, इसमें और इसमें अगर कंपेयर करेंगे L1 और L3 में, तो कहां पे मुझे बैलेंस पॉइंट ढूंढना आसान रहेगा? यहाँ पे तो थोड़ा सा जॉकी पॉइंट रिमूव किया, पता लगा बैलेंस पॉइंट ही शिफ्ट मार के दूसरी तरफ आ गया, फिर थोड़ा सा इधर किया, फिर इधर कर गया, तो एडजस्ट करने में ही सारा दिन निकल जाएगा इसमें तो, ठीक है। इसमें आराम से थोड़ा 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 मूव करते रहेंगे, पता लगता रहेगा किधर है। तो क्या होगा, दिस गैल्वेनोमीटर इज गुड, this galvanometer बोल रहा हूँ, this potentiometer is better than these two potentiometers ठीक है। तो हम ये बोलेंगे
कि अब सेंसिटिविटी जो टर्म होती है, सेंसिटिविटी की बात अब हम करेंगे। सेंसिटिविटी जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। दैट मींस हम बोल सकते हैं सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन V। अब V मैंने तीनों केसेस में सेम रख लिया, जिसका L ज्यादा है वो ज्यादा सेंसिटिव है। वो क्या है? वो ज्यादा सेंसिटिविटी है उस गैल्वेनोमीटर की। ठीक है, तो हायर द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, सॉरी, higher the sensitivity of the potentiometer, better is that potentiometer। ठीक है, तो वो जो है वो इस इनवर्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ये चमक गया कि ये ज्यादा आसान क्यों है? किसी को इसमें दिक्कत? ये बेटर क्यों है? इन दोनों में से अगर कंपेयर करेंगे किसको यूज करना आसान है? इसको। किसी को दिक्कत है? चमक गया नहीं चमका? नव्यूष, कृतिका को समझ आ गया, नव्यूष को आ गया, करण को आ गया, बाकी सो रहे हैं। गर्व, ठीक है। मुझे लगा बाकी खाना वाना खा के सो गए। ठीक है, चमक गया, ओके। तो सेंसिटिविटी की पहले ये फोटो बना लो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसके बाद डेफिनेशन वगैरह लिखा देता हूँ। यहाँ पे फोटो बना लेंगे, L1 लिख लो, इसको L2 लिख लो, इसको L3 लिख लो। तीनों में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V बना लेना। ठीक है, जो रेड में सर्कल कर रहा हूँ वो बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। ये बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बन गई ये फोटोज? यस राहुल, बनानी है। अब हम लिखेंगे a potentiometer is said to be more sensitive. A potentiometer is said to be more sensitive if it can measure small potential difference more accurately. If it can measure small potential difference more accurately. ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया बिल्कुल कि स्मॉल अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मुझे मेजर करना है एक्यूरेटली, एक्यूरेटली मतलब या तो ज्यादा आसानी से बोल लो या ज्यादा एक्यूरेटली बोले, एक ही बात है। अगर मुझे मैं बोल लूं यहाँ पे मुझे V/10 स्मॉल, मान लो ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मुझे 1 वोल्ट स्मॉल वैल्यू 1 वोल्ट अगर मेजर करना है तो इसमें मैं एक्यूरेटली ज्यादा मेजर कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह है 1 वोल्ट के लिए। इसमें कितनी सी जगह है? इतनी सी। इसमें कितनी सी जगह है? ये डॉट जितनी। तो 1 वोल्ट के लिए मेरे पास इसमें ज्यादा जगह है, आई कैन मेजर 1 वोल्ट या स्मॉल वोल्टेजेस मोर एक्यूरेटली इन दिस अरेंजमेंट। चमक गया? ठीक है, तो उसके बाद हम लिख लेंगे ये फॉर्मूला, ये और ये दोनों लिख लो। तो इसलिए जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसकी जो हमने इतनी पहले बकवास की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सेंसिटिविटी के लिए। तो पोटेंशियोमीटर्स आर सच डिजाइन्ड सो दैट दे आर हाईली सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, इसके बाद लिखेंगे सब हेडिंग डालो इसमें,
sensitivity can be increased by कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, बिल्कुल इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, बिल्कुल दिस इज द मेन पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. है ना. दूसरा अब ये पोटेंशियल कम कैसे करेंगे? देखो हमने V by L जो है उसका फॉर्मूला क्या लिखा था? ये था V by L, है ना. तो L by V क्या आ जाएगा? यहां से ही मैं लिख लेता हूँ इसको. L by V क्या आएगा? उल्टा बिल्कुल. इसको मैं लिख लेता हूँ टोटल, R टोटल लिख लेते हैं इसको, RT तीनों को मिला के. तो इसको मैं लिख सकता हूँ RT इंटू L डिवाइडेड बाय E इंटू RP. यही हो गया ना. V by L का उल्टा है RT इंटू L डिवाइडेड बाय E इंटू RP. तो वो लिख लिया मैंने. तो एक तो तरीका हो गया लेंथ को इंक्रीज करके, इसी के साथ लिख लेना, ठीक है. उसके बाद पॉइंट्स में हम जोड़ेंगे. और एक तो लेंथ इंक्रीज कर दो, या टोटल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दो, या पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दो, या ईएमएफ को डिक्रीज कर दो. तो ये ऐसी चीजें कर सकते हैं. तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं डिक्रीजिंग दी डिक्रीजिंग दी रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, decreasing the resistance of potentiometer wire. तीसरा पॉइंट है decreasing the EMF of the primary circuit, decreasing the EMF of the primary circuit. एंड चौथा पॉइंट है, ये जो चीजें हम पॉइंट्स में लिख रहे हैं, पोटेंशियोमीटर में जो जो चीजें लिख रहे हैं, ये सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है. इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है. चौथा है इंक्रीजिंग द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट, increasing the total resistance of the primary circuit. ठीक है. तो ये हमने चर्चा कर ली इसकी सेंसिटिविटी के बारे में. ओके. अब हमने उस दिन वर्किंग समझी थी, जिसमें फर्स्ट हमने किया था टू फाइंड दी ईएमएफ ऑफ दी सेकेंडरी सेल. ठीक है. आज हम करेंगे सेकंड है यूजेस. ही है यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर में. दोबारा आते हैं यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर में. सेकंड है कंपैरिजन ऑफ EMFs of two cells. Comparison of EMFs of two cells.
फोटो बना लो साथ साथ। ये वही वेरिएबल रजिस्टर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी। अब कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, अब टू सेल्स कहां से आ गए, टू सेल्स हम लगाएंगे यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेल हमें कैसे लगाने हैं, E1 K1 की E2 and K2। एक डॉटेड बना लेना यहाँ पे, एक लाइन को सॉलिड बना लो, एक को डॉटेड बना लो। फोटो छाप ली। ठीक है, तो इसमें समझेंगे हम कैसे कंपेयर करेंगे। okay? आप लोगों को याद होगा लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था यहाँ पे, देखो इसमें जो हम ये वाला कर रहे थे इसी में ही, इसी की कंटिन्यूएशन में, तो हमने क्या किया था यहाँ पे ये निकाला था, उसके बाद पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस पूरी लिखी थी, और फिर एक्स लेंथ एजे जो बैलेंसिंग लेंथ थी उसके अक्रॉस जो वोल्टेज लिखी थी वो ये लिखी थी वी। और हमें पता है जो आर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो हम बोल सकते हैं जो वी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, क्या समझा था इसको दोबारा एक बार समराइज कर लेते हैं। क्या था कि जैसे जैसे हम यहाँ से इस पॉइंटर को इधर इधर लेके जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं, लेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वी। ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास दिख रहा है तुम लोगों को, ये है हमारे पास प्राइमरी सर्किट और ये है सेकेंडरी सर्किट। अब सेकेंडरी सर्किट में हमने क्या छेड़खानी कर दी, हमने क्या कर दिया, इसमें दो बैटरीज लगा दी, दो सेकेंडरी बैटरीज लगा दी E1 एंड E2, दोनों के साथ एक एक स्विच लगा दिया। एक बार इसको क्लोज करेंगे, वन एट अ टाइम करेंगे, एक बार इसको क्लोज करेंगे, फिर इसको ओपन कर देंगे, इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो मान लो पहली बार फर्स्ट टाइम जब इसको क्लोज किया हुआ है तो बैलेंसिंग लेंथ मेरी आई J1 पे, AJ1, बैलेंसिंग लेंथ आई L1। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि कितना है E1 के बराबर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। E is equal to IR, I तो है ही वही, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो मैं बोल सकता हूँ E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। जब यहां से की निकाल के इसमें डाल दी, ये क्लोज, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, तो उस टाइम पे मान लो बैलेंसिंग लेंथ आई J2। अब ये लेंथ ज्यादा क्यों आई, ये लेंथ अगर ज्यादा आ रही है तो E2 ज्यादा होगा कम होगा, E2 क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, E2 क्या होगा, यस इट विल बी मोर। E2 जो है वो ज्यादा है, इसलिए इसको E2 को बैलेंस करने के लिए ज्यादा लेंथ की जरूरत पड़ी। ज्यादा लेंथ की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ज्यादा लेंथ, ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस विल बैलेंस ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, दोनों को डिवाइड मारेंगे
L1 और L2 तो मेरे पास स्केल लगा हुआ है, उससे मेजर कर लेंगे, तो वी कैन कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है फाइंड द रेशियो, तो हमने रेशियो फाइंड कर ली, E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सरल। कोई दिक्कत इसमें? तो हम बोलेंगे व्हेन की K1 is closed, then, इसमें लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें समझने में? किसी को ना चमका हो तो बता दो। ठीक है, इसमें लिखेंगे व्हेन की K1 is closed, then the balancing length AJ1 obtained is L1, then the balancing length AJ1 obtained is L1, and we can say that E1 is directly proportional to L1। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर दूसरा लिखेंगे when the key K2 is closed and K1 is open। दूसरा लिखेंगे when the key K2 is closed and K1 is open। then the balancing length AJ2 obtained is L2, then the balancing length AJ2 obtained is L2। और उसमें आ जाएगा E2 is directly proportional to L2। इक्वेशन नंबर 2 आएगा। और इन दोनों इक्वेशन से आएगा therefore we obtain E1 by E2 is equal to L1 by L2। तो इस पे क्वेश्चन भी बहुत ही टुच्चा सा आता है, कुछ नहीं होता है इसमें। दो केसेस दे रखे होते हैं, एक में L1 दे रखी है, दूसरे L2 दे रखी है। अगर एक E1 दे रखी है, दूसरी E2 फाइंड कर लो, कुछ नहीं है इसमें। ये फॉर्मूला सीधा सा यूज करना है और कुछ नहीं। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया क्यों है? ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी किया था, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और रेजिस्टेंस लेंथ के, तो इसलिए ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था सेकेंड यूज। थर्ड करेंगे। थर्ड इज to find the internal resistance of the cell, to find the internal resistance of the cell। मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करेंगे हम। फोटो वैसी ही बननी है इसमें, दोबारा ही ज्वाइन कर लेते हैं, मीटिंग एंड